वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण राजवंश चोल साम्राज्य के बारे में समझेंगे। काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न भी पेपर में खूब बनते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर तथ्य बताया गया है कि जो चोल साम्राज्य के संस्थापक है ये विजयालय हैं, परंतु वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम को माना जाता है। देखिए इन्होंने सिर्फ नींव रखी, लेकिन जो विस्तार किया अस्तित्व में लाए ये राजराज प्रथम है। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय है। इनकी राजधानी देखिए, इनकी राजधानी है तंजौर। इसके पश्चात राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम को चोलों की राजधानी बनाया था। स्टार्टिंग में क्या है तंजौर है, फिर बाद में गंगैकोंड चोलपुरम ये इनकी राजधानी बनती है। उप राजधानी कांची होती है। आवासीय राजधानी पलाई यराई होती है, ये भी याद रखिएगा। उरैयूर चोलों का प्राचीनतम निवास स्थान है उरैयूर। तो ये देखिए प्राचीनतम निवास स्थान किसका है, चोलों का। तंजौर चोलों के उत्कर्ष का केंद्र बनता है तंजौर, इसीलिए प्रारंभिक राजधानी तंजौर को भी बनाया जाता है। इनका राजकीय चिन्ह होता है बाघ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके झंडे में बाघ बना हुआ है, तो इनका राजकीय चिन्ह है बाघ। जो सामंत है ये पल्लवों के सामंत हुआ करते थे, पल्लवों के सामंत चोल हैं। और चोलों के सबसे प्रबल शत्रु हैं ये कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य जो थे, इनके प्रबल शत्रु होते हैं। तो ये जितने भी तथ्य यहाँ पर बताए गए सब पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इसका जिक्र किया गया। आगे बढ़ते अब यहाँ पर विजयालय के बारे में तथ्य दिया गया। इनकी उपाधि की बात करें तो इसके अभिलेखों में से तंजय कुंड या फिर परकेसरी की संज्ञा दी गई है। 850 ईस्वी के लगभग विजयालय के नेतृत्व में चोल सत्ता का पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ। तो विजयालय के नेतृत्व में चोल सत्ता का पुनरुत्थान होता है, मतलब इनका उत्थान होता है। विजयालय पल्लवों का सामंत था। उसने पल्लव एवं पांड्य दोनों ही राज्यों से प्रतिस्पर्धा करते हुए स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना कर ली। पांड्यों को हराकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर लिया था। उसने तंजौर में दुर्गा का मंदिर बनवाया था, मतलब तंजौर में दुर्गा माता का मंदिर भी निर्मित करवा दिया। अब इसके बाद आदित्य प्रथम इनका उत्तराधिकारी होता है। प्रारंभ में यह पल्लव शासक अपराजित वर्मन का सामंत था। देखिए आपने पीछे ही देखा कि पल्लवों के सामंत है, तो जो आदित्य प्रथम है ये अपराजित वर्मन का सामंत हुआ करता था, परंतु बाद में आदित्य ने श्रीपुर विजयम के युद्ध में अपराजित वर्मन की हत्या कर दी और 890 ईस्वी में तोंड मंडलम पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसी उपलक्ष्य में इसे कोदंड राम की उपाधि दी गई। तो कोदंड राम ये आदित्य प्रथम की उपाधि है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा। इसी समय में चोल पल्लवों के शासन समाप्त कर स्वतंत्र हो गए। तो आदित्य प्रथम के शासन में क्या होता है, ये पल्लवों के शासन को समाप्त करते और स्वतंत्र हो जाते हैं। आदित्य प्रथम के तल्लोकम लेख में एक सूर्य ग्रहण का उल्लेख हुआ है। यह सूर्य ग्रहण 894-95 ईस्वी में पड़ा था। परांतक प्रथम ये 907 से लेकर 953 ईस्वी तक शासन करते हैं, काफी लंबा शासन है इनका। देखिए परांतक प्रथम 919 ईस्वी एवं 921 ईस्वी में उत्तर मेरूम से प्राप्त 2 अभिलेखों में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। तो इनका उल्लेख 919 में एक मिला और एक 921 में मिला, जिसमें ग्रामीण प्रशासन ग्रामीण व्यवस्था कैसी थी इसका उल्लेख मिला है। प्रथम सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक परांतक प्रथम था। कुछ इतिहासकार ही इसे चोल सत्ता का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इसने वेल्लूर युद्ध में पांड्य और सिंघल राजाओं की सम्मिलित सेना को परास्त किया और मदरा पर अधिकार कर लिया। इसी के उपलक्ष्य में उसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। राष्ट्रकूटों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में वीर चोल की उपाधि धारण की। देखिए जब राष्ट्रकूटों को ये परास्त करता है, राष्ट्रकूट वही राष्ट्रकूट जिसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, इसको परास्त करता है, तब यहाँ से वीर चोल की उपाधि धारण करता है। इसने हेमगर्भ और तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया। परांतक प्रथम ने श्रीलंका पर भी असफल आक्रमण किया, मतलब इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया, परंतु आक्रमण सफल नहीं होता है। परांतक प्रथम के ही काल में ऋग्वेद के भाष्यकार वेंकट माधव हुआ करते। देखिए वेंकट माधव जो ऋग्वेद के भाष्यकार थे ये परांतक प्रथम के काल में हुए थे। इसने शिव की उपासना के लिए दभ्र सभा का निर्माण करवाया था। इसने चिदम्बरम के शिव मंदिर
को स्वर्ण से भर दिया। ठीक है, चिदम्बरम का स्वर्ण मंदिर, शिव मंदिर, इसे इसने सोने से भर दिया। परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में तक्कुलम युद्ध में पराजित कर तुंड मंडलम पर अधिकार कर लिया। इसी उपलक्ष्य में कृष्ण तृतीय ने कांची और तंजौर के दमनकर्ता की उपाधि धारण की। देखिए कृष्ण तृतीय, इसने कांची और तंजौर के दमनकर्ता की उपाधि धारण की। क्यों? क्योंकि इसने तक्कुलम के युद्ध में परांतक प्रथम को परास्त कर दिया। अगले महत्वपूर्ण शासक है गंधरादित्य। देखिए गंधरादित्य का शासनकाल होता है 953 से 956 ईस्वी। काफी छोटा शासन है। यहाँ पर बताया जा रहा है गंधरादित्य की पत्नी सोम्यन महादेवी थी। यह उत्तम चोल की माँ थी। अरिंजय का पुत्र परांतक द्वितीय था, जो सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है। अब परांतक द्वितीय या फिर सुंदर चोल के बारे में जानकारी है। 956 से लेकर 973 ईस्वी तक इनका शासन होता है। अब इनमें विशेष क्या है? प्राचीन चोल ताम्रानुशासन मतलब ताम्र अभिलेख परांतक द्वितीय के ही है, मतलब परांतक द्वितीय के ही ताम्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सुंदर चोल ने भी श्रीलंका पर आक्रमण किया था। उसकी पत्नी वानमन महादेवी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, तो इसने भी श्रीलंका पर आक्रमण किया। जब इनकी मृत्यु होती है तो वानवन महादेवी इनकी पत्नी होती है, सती हो जाती है। तिरुवालगांडू लेख में परांतक द्वितीय के सुशासन की प्रशंसा में लिखा गया कि उसने संसार से बुराई को हटाने के उद्देश्य से जन्म लिया था। परम सह होते हुए भी वो बौद्ध के प्रति उदार रहता था। आगे दिया उसकी प्रशस्ति में भगवान बुद्ध से उसके बलवान तथा समृद्ध होने की भी प्रार्थना की गई। ठीक है, जो उसकी प्रशस्ति है इसमें भगवान बुद्ध से ये कहा गया कि बलवान और समृद्ध हो। सुंदर चोल पुत्र आदित्य द्वितीय मतलब आदित्य कारिकलन की हत्या उत्तम चोल ने कर दी थी। आगे दिया है अंत में पुत्र वियोग में ही परांतक द्वितीय ने अपनी कांची स्थित स्वर्ण प्रसाद में मृत्यु हो गई। ये पुत्र वियोग में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब अगली जानकारी दी है उत्तम चोल के बारे में। 973 से लेकर के 985 तक शासन होता है। चोलों के प्राचीनतम स्वर्ण एवं रजत के सिक्के उत्तम चोल के समकालीन बताए जाते हैं। परांतक द्वितीय के बाद उत्तम चोल ही राजा बना, मतलब परांतक द्वितीय जब पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब राजा कौन बनता है? तब राजा बनता है उत्तम चोल। वस्तुतः उत्तम चोल ने परांतक द्वितीय को बाध्य किया था कि वो अपने छोटे पुत्र राजकेसरी अरुमोल्ली वर्मन मतलब राज प्रथम के स्थान पर उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाए। मतलब देखिए यहाँ पर इसे बाध्य भी किया गया, ऐसा भी जिक्र मिलता है। राज प्रथम ने गृह युद्ध से बचने के लिए उत्तम चोल से समझौता कर लिया था। उसके बाद उसके पुत्रों के स्थान पर उत्तम चोल ही शासक बनेगा। वह इस समय के युवराज के पद पर कार्य करने लगा और उत्तम चोल के पश्चात उपरोक्त समझौते के अनुरूप राजा बना था। अब नंबर आता है राजराज प्रथम का, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों अगली क्लास में हम लोग राजराज प्रथम के बारे में समझना शुरू करेंगे। तो छोटी सी क्लास रही, क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स से जुड़ करके, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। देखिए कुछ दोस्तों का ऐसा कमेंट आता है कि हम YouTube से सब कुछ फ्री में पढ़ लेते हैं, हम पेड कोर्स को क्यों ही ज्वाइन करें। तो एक चीज़ समझिए, YouTube से आप फ्री में पढ़ लेते हैं, बात सही है, लेकिन इसमें भटकना कितना होता है। भटकना होता है, पता चला कोई मटेरियल आप ढूंढ रहे हैं, तब तक कोई ऐसा तथ्य दिखा जिसने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, आप उसे देखने लगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा भटकाव होता है। पेड कोर्सेज में क्या होगा कि सब कुछ मतलब सब कुछ A to Z सब कुछ आपको मिल जाएगा, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। आपने एक बार कोर्स को ज्वाइन कर लिया, आपकी जर्नी कितनी भी लंबी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको डेली क्लास शेड्यूल से मिल जाएगा। अब यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं, जैसे फ्री में पढ़ रहे हैं, कभी आपका क्लास हुआ कभी नहीं हुआ, ये भी दिक्कत होता है। आप यहाँ पे एकदम शेड्यूल से आसानी से पढ़ लेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अब टेस्ट सीरीज तो आपको फ्री में कहीं नहीं मिलेगा ना, इसके लिए आपको पेड कोर्स ज्वाइन ही करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे YouTube पे आपने एक चैप्टर यहाँ से पढ़ा, दूसरा कहाँ से पढ़ रहे हो, तीसरा कहाँ से पढ़ रहे हो, ये सब एक जगह मिलेगा, कुछ भी मतलब कहीं से नहीं करना है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप RO की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके कोर्सेज चल रहे हैं, या फिर आप UP PCS 2025 को टारगेट किए तो इसके कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप UP PCS 2024 में जो है इसका मेंस देने जा रहे हैं तो भी कोर्स चल रहे हैं। यहाँ तक कि वनडे एग्जाम में जैसे SSC के कोर्स चल रहे हैं, रेलवे के कोर्स चल रहे हैं, है ना, UP पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आने वाली उसके कोर्स हैं, UP SI के कोर्सेज चल रहे हैं। आप जो चाहे वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बस इसके लिए एक ही काम करना है, नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।